हेलो बच्चों, तो आइए एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज का क्लास हम लोग का हिस्ट्री का क्लास है। आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड के जो हिस्ट्री का चैप्टर है, पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, आज इस चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, आज इस चैप्टर में, आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर में नेपोलियन तक पढ़ेंगे। नेपोलियन तक के इतिहास, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद होता क्या है, राष्ट्रवाद यूरोप में कैसे पनपी, कब पनपी, कहाँ पनपी, कौन कौन से इसमें भाग लिए, इस सारे चीज़ का इस के क्लास में, आज के क्लास में हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा राष्ट्रवाद का सेकंड वीडियो, उसमें हम लोग पढ़ेंगे मेटरनिक युग। ठीक है, जितना हो सके आज हम लेकर चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसे देखिए, और जितने भी 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। एग्जाम में इसे काफ़ी ज़्यादा हद तक क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे चीज़ यहाँ से आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसे समझिएगा, देखिएगा और एक एक चीज़ को बारीकी से समझिएगा। मैं बिल्कुल आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा ताकि आप लोग को अच्छा आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आइए समय ना गवाए, हम यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले चैप्टर का हमारा नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में, अरे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा इसीलिए छोड़ देते हैं। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद हमारा चैप्टर का नाम है। ठीक है, और यूरोप में राष्ट्रवाद, सबसे पहले राष्ट्रवाद कहाँ पनपी थी, तो यूरोप में ही पनपी थी, फ्रांस में। यूरोप के फ्रांस में सबसे पहला राष्ट्रवाद पनपा था। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे पूरे दुनिया में इसका विस्तार होता गया। इस चीज़ को हम बारीकी से समझेंगे, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि राष्ट्रवाद होता क्या है। ध्यान समझिए, राष्ट्रवाद कोई भी व्यक्ति को अपने निजी जीवन के अलावा दूसरों के विषय में, देश के विषय में जो सोचने की भावना होती है ना, उसी को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी कोई व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के हटकर देश के भलाई के विषय में सोचे तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। और वैसी भावना अपने अंदर उत्पन्न करना, वैसी भावना की उत्पत्ति होना राष्ट्रवाद की भावनाएं कहलाती है। आगे समझ में ना, राष्ट्रवाद की सबसे आसान परिभाषा, ये एग्जाम में पूछता है कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। तो राष्ट्रवाद क्या होता है, अपने देश के प्रति भावना पैदा करना, अपने देश के प्रति अपने मन में विचार, या अपने देश के प्रति ऐसा कीजिए कि अपने अंदर जुनून पैदा करना राष्ट्रवाद कहलाता है। आगे समझ में ना, यहाँ पर हम लिखे हैं कि देश के प्रति एकता की भावना क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। देश के प्रति एकता की भावना राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है, अब राष्ट्रवाद के उदय कैसे हुआ, कारण क्या है इसका, फ्रांस की क्रांति क्या है, ध्यान से समझिए। तो ध्यान समझिए, इसको हम समझते हैं। पहले जो हमारी व्यवस्थाएं थी, राजतांत्रिक व्यवसाय थी। हमारी जो व्यवस्था थी क्या थी, राजतांत्रिक व्यवस्था, यानी यहाँ पर राजा लोग रहते थे। मैंने पहले की जो व्यवस्थाएं थी, यहाँ अभी लोकतंत्र की जैसा थोड़ी नहीं थी। पहले राजा लोग रहते थे और राजा लोग क्या करते थे, शासन करते थे। और राज्य भी कुछ ऐसा कि वहाँ की जनता के द्वारा, प्रजा के द्वारा उन्हें नहीं चुना जाता था। वे उनके वो पारंपरिक राजा, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही पीढ़ी से बनते रहते थे। ठीक है, जिससे उनका दबदबा था किसके ऊपर, प्रजा के ऊपर। ऐसा नहीं था कि सभी राजा इसी तरह थे, सब निरंकुश ही थे। कुछ राजा अच्छे भी थे जो प्रजा को मानते थे, प्रजा उन्हें मानती थी। ठीक है, लेकिन कुछ राजा ऐसे हुए जो उनके विपरीत अपने निजी स्वार्थ के लिए सारी प्रजा की जो आवश्यकता है उसे छोड़ छाड़ कर अपने निजी स्वार्थ में विलीन, यानी अपने अनुसार काम को करे। निरंकुश राजा जो बिना सोचे समझे हर काम करे। राजा के अर्थ क्या होता है, प्रजा की भलाई करना। राजा के अर्थ सीधा सीधे होता है प्रजा की भलाई करना। यानी राजा किस लिए बनाया जाता था, कि वो अपने प्रजा की भलाई करे, अपने प्रजा की भलाई के विषय में सोचे, वही राजा होता था। लेकिन इस पद का कुछ राजा ऐसे हुए जो गलत अर्थ निकाल लिए। राजा का मतलब समझे कि नहीं, हमसे बड़ा कोई नहीं है वहाँ पर। ठीक है, और इस चीज़ को ध्यान में रखकर, ध्यान समझिएगा, जो निरंकुश राजा हुए वे अपने देश पर शासन करने लगे पूर्ण रूप से, उन्हें गुलाम बना दिया, गुलाम, वहाँ की प्रजा को गुलामों की तरह कर दिया। उसी में से एक राजा थे फ्रांस में जिनका नाम था लुई 16वां। एक राजा हुए जिनका नाम था लुई 16वां। उनका वंश था बूर्बो वंश, याद रखिएगा। लुई 16वां का वंश क्या था, बूर्बो वंश। जो निरंकुश राजा थे, बहुत ज़्यादा निरंकुश राजा, मतलब ऐसा था कि अपने जमींदारों के ऊपर कर का, यानी जो कर होता है ना, टैक्स का बोझ डाल दिया करते थे।
बहुत ज़्यादा धन एकत्रित करते थे। छोटे छोटे बातों पर उन्हें तंग करना, ये सब मतलब लुई सोलहवां था। ठीक है, फ्रांस के राजा थे और लुई सोलहवां के जो व्यवस्थाएं थी ना, इनसे वहाँ की जो जनता थी, वहाँ की प्रजा थी, काफ़ी ज़्यादा तंग हो चुकी थी। किसके? लुई सोलहवां के व्यवस्थाएं। ठीक है, और लुई सोलहवां की इसी व्यवस्था के कारण वहाँ के कुछ लोगों में अपने देश के प्रति भावना जागी, जिसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं, राष्ट्र के प्रति कि नहीं ये राजा अच्छा नहीं, ये अच्छा काम नहीं कर रहा है भाई। उनके राजा के खिलाफ उनके मन में ऐसी भावनाएं उत्पन्न हुई और इसी भावनाएं को तो हम राष्ट्रवाद की भावना कहते हैं। आया समझ में? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका कारण क्या था? राष्ट्रवाद के उदय का कारण क्या था? निरंकुश राजाओं का राज कह सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, और फ्रांस की क्रांति, तो ध्यान समझिएगा, इसी से लुई सोलहवां की जो व्यवस्थाएं थी ना, इसी व्यवस्थाएं को देखकर जो उनके शासन करने का तरीका था, वहाँ की जनता उनसे काफ़ी उदास रहने लगी। वहाँ की जो प्रजा थी उनसे, उनके कार्य से संतुष्ट नहीं थी और इसके कारण उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना, वहाँ के कुछ सभी लोग में नहीं, कुछ लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पनपी और इसी से वहाँ की फ्रांस में क्रांति हो गई। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, इस क्रांति को हम आगे समझेंगे कि कैसी क्रांति हुई, इसका मूल कारण क्या था। ठीक है, अब यहाँ पर शॉर्ट में लिखे चलते हैं कि इसी को लेकर लुई सोलहवां के खिलाफ 1789 में क्रांति की गई थी, जैसे फ्रांसी क्रांति या फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जानते हैं। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में। यानी फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में फ्रांस में हुई थी पहली क्रांति। ध्यान समझिएगा, पहली स्वतंत्रता के लिए, गणतंत्र के लिए, राष्ट्रवाद के लिए सबसे पहली क्रांति पूरा विश्व में फ्रांस में हुई थी, जिसे फ्रांसीसी क्रांति के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। राष्ट्रवाद के उदय यही था। 1789 का क्रांति, पूर्व वंश का पतन, जो पूर्व वंश लुई सोलहवां का जो वंश वो पूर्व वंश के नाम से जाना गया। लुई सोलहवां का शासनकाल जो था, ठीक है, तानाशाही को समाप्त कर दिया गया। तानाशाही मतलब क्या होता है? ध्यान समझिएगा, तानाशाही का अर्थ होता है ना कि कोई एक निरंकुश राजा जो जनता के भलाई के बारे में ना सोचे, अपनी भलाई के बारे में सोचे, उन पर दबदबा बनाए रखे, उसे हम तानाशाही कहते हैं। ठीक है, जो जनता से जितना चाहे उतना कर ले सके, उनको उनकी स्थिति से मतलब नहीं है, वह गरीब है कि क्या कर रहे हैं, उनके पास खाने के लिए संपत्ति है या नहीं, उनसे इनको मतलब नहीं है। तानाशाही, राज करना जानते हैं, उन्हें दबाना जानते हैं, इसी को तानाशाही शासक कहते थे। तानाशाही शासक या तानाशाही। ठीक है, जो इस राष्ट्रवाद के बाद में, इस फ्रांसीसी क्रांति के बाद में यह पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। ठीक है, आया समझ में? क्रांति के लिए किए गए जो कार्य थे वो क्या थे, इसे थोड़ा समझ लेते हैं। तो बहुत सिंपल था कि क्रांति के लिए क्या क्या कार्य किया जाए। ध्यान समझिएगा, सामूहिक भावनाओं को बढ़ाना। अच्छा, ये बताइए हमें कि यदि क्रांति करनी है तो कोई एक व्यक्ति क्रांति कर सकता है? संभव ही नहीं है। यानी क्रांति करने के लिए एक संघ चाहिए, संगठन चाहिए, तब क्रांति हो सकता है। यानी लुई खिलाफ पहले राजा महाराजा थे, वे काफ़ी, उनका बड़ा अधिकार रहता था, किसी एक व्यक्ति उनसे अकेले नहीं लड़ सकते थे। ठीक है, उनके लिए सभी लोग, जितने भी फ्रांस के लोग, सबको इकट्ठा होना पड़े, किसी भी राज्य में सबको इकट्ठा होना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या थी, अब यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई थी कि राजा के खिलाफ क्रांति करे तो करे कैसे, राजा के खिलाफ विद्रोह किया कैसे जाए। तो इसके लिए सबसे पहला काम क्या था कि जो वहाँ के लोग हैं ना, उनके लोग में एकता लाना था, क्योंकि वहाँ के लोग जो थे ना काफ़ी टुकड़ों में बटे हुए थे, छोटे छोटे टुकड़ों में, जातिवाद के नाम पर, भेदभाव के नाम पर छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे, जिनका अपना एक अलग अलग पहचान था। तो बहुत सारे लोग है एक साथ तो कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन वही लोग कम हो जाएंगे तो फिर काम संभव नहीं है। यानी कि यहाँ पर हम ऐसे उदाहरण ले सकते हैं कि यहाँ पर 5 भाई या 6 भाई हैं, तो सब मिलकर एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन वो अलग अलग काम करने का प्रयास करेंगे तो फिर दिक्कत तो होगा। तो इसी तरह फ्रांस की जितनी भी जनताएं थी कई टुकड़ों में विभक्त थी, जिससे क्या था कि प्रत्येक टुकड़ा एक दूसरे, माने प्रत्येक एक टुकड़ी जो थी वहाँ की जनता की, प्रजा की, वो अपने विपरीत वाले को नीचा दिखाने का प्रयास करती थी। तनाव था दोनों में। ठीक है, ऐसे अलग अलग सब जितने भी वहाँ पर कबीलाई क्षेत्र के निवासी थे,
कबीला या बस्ती या ये सब बोल सकते हैं हम, उनके आपस में तनाव था, सब एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते थे। सबसे माइनस पॉइंट था वहाँ पर। ऐसे तरह लुइस सोलावा के खिलाफ युद्ध लड़ाई नहीं कि हो सकता था। तो सबसे पहला काम क्या था वहाँ पर कि इस चीज़ को ख़त्म करना, वहाँ के उनके सबके अंदर एक समान भावनाओं को बढ़ाना सबसे पहला काम था। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया, ध्यान समझिएगा, उसी चीज़ को हम समझते हैं। सामाजिक भावनाओं का बढ़ाने का प्रयास कैसे किया गया, तो जो वहाँ की भूमि थी ना, फ्रांस की भूमि की किसकी थी, तो वहाँ की जो प्रजा थी, उनके पुराने जो दादा पूर्वज कह सकते हैं, उनकी भूमि थी। यानी एक तरह से तो वह उनकी भूमि हो गई, जिस पर अधिकार किसका था, लुइस सोलावा का, वहाँ का राजा का अधिकार था। ठीक है, सारे भूमि को वो अपने कब्जा में कर लिया था। तो यहाँ से जो जिसके अंदर राष्ट्रहित की भावना पनपी, वह क्या किया कि इस चीज़ का लाभ उठाया। वहाँ की जनता को इकट्ठा करके कहा कि नहीं, ये हमारी जो है पितृभूमि है। भूमि के लिए युद्ध बड़ा होता है, आप तो देखे होंगे अपने आसपास। ज़मीनों के लिए युद्ध जो होता है ना, काफ़ी लंबा होता है, इसमें तो कितनों की जान भी चली जाती है, तो थोड़ा सा ज़मीन के लिए। ठीक है ना, लीजिए। तो क्या हुआ कि जब ऐसी बात आई वहाँ की जनता में, वहाँ के लोगों में, कि भूमि के लिए, यानी जो हमारी भूमि है, या हमारी दादा परदादों की भूमि है, ऐसे राजा ने कब्जा कर लिया है, तो सभी के अंदर जब अपने पर बात आती है ना, तो एक जुनून सा आता है अंदर। ठीक है, दूसरे के विषय में यदि हम लोग, अक्सर हमारे अंदर ऐसा होता है कि दूसरे के विषय में कोई घटना उठना रहेगी तो उससे ज़्यादा हम क्या नहीं करते, लेकिन वही घटना जब अपने ऊपर आती है ना, तो एक अलग सा जुनून उभर कर आता है अंदर से। तो जब ऐसे परिघटनाएं उनके सामने रखी गई, फ्रांस के लोगों के सामने, तो उनके अंदर एक जुनून आया, नहीं, यह हमारी भूमि है, हमें इसके लिए लड़ना चाहिए। एकता आया, भावनाएं जागी इनके अंदर। ठीक है, सबसे अच्छा काम यहाँ पर क्या किया गया, इसी को हम लिखे हैं यहाँ पर, पितृभूमि या नागरिक, नागरिकों के प्रति, अपने भूमि के प्रति अपने अंदर भावनाएं जागी कि नहीं, हम राजा से लड़ेंगे, अपने भूमि को आज़ाद दिलाएंगे, हमारे पितृभूमि है, हमारे दादा महाराजाओं की भूमि है, इसके लिए उनके अंदर प्रेम बढ़ा। ठीक है, और एक सामान ध्यान दीजिएगा, एक और वहाँ पर दिक्कत थी। क्या दिक्कत था कि जितने भी कबीलाई क्षेत्र के लोग थे ना, छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे, उन सब का एक अलग अलग झंडा था, एक अलग अलग झंडा था। झंडा क्या होता था, ध्यान दीजिए, पहले झंडा उनका पहचान होता था, झंडा से उनका जैसे हमारे देश का झंडा है ना, इंडिया का झंडा है, तो झंडा को हम अपने देश के झंडा को कहीं भी लेकर जाएंगे तो लोग पहचान जाएंगे नहीं कि यह भारत का झंडा है। कोई किसी भी हर देश का एक अपना झंडा है। ठीक है, तो उसी तरह उन कबीला के जितने भी लोग थे ना, जितने भी छोटे छोटे भाग था, उस सारे भागों का अपना एक अलग अलग झंडा था। ठीक है, जो क्या करते, वहाँ के लोग क्या करते थे कि एक दूसरे के झंडा को हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करते रहते थे। ठीक है, एक दूसरे के झंडा को हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करते रहते थे। ठीक है, तो इस चीज़ से यह माइनस पॉइंट था वहाँ पर, क्योंकि ऐसा यदि करेंगे तो फिर एकता नहीं हो पाएगी, एकता की भावना नहीं जागेगी, तो फिर राष्ट्रवाद का कोई मतलब ही नहीं, लुइस सोलावा के खिलाफ लड़ाई का कोई मतलब ही नहीं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर ऐसी व्यवस्था को लाना था कि कॉमन हो, जितने भी वहाँ पर लोग हैं उन लोगों में ये कॉमन हो, जितना एक बस्ती के लोग, जितना एक भाग के लोग उन्हें मानते हैं, उस चीज़ को मानते हैं या उससे मोहब्बत करते हैं, वैसे ही दूसरे जो कबीला क्षेत्र के लोग हैं उसको भी उतना ही माने। इस चीज़ का पूर्णतः ध्यान रखा गया। ठीक है, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर क्या किया गया कि एक अलग सा झंडा बनाया गया, जो जितने भी वहाँ पर कबीलाई क्षेत्र थे, जो सारे में कॉमन थे, मैंने ऐसा कहा जाए ना, तो जितने भी उनका प्रतीक था जो झंडा का, सारे प्रतीक को एक झंडा पर मिलाकर एक बनाया गया। ठीक है, अब इससे क्या होगा, वहाँ के लोग किसी भी एक दूसरे को अपने झंडा को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करेंगे, एकता लाया गया, एक साथ जोड़ा गया। क्यों? क्योंकि यदि वो झंडा को नीचा दिखाएंगे तो उसमें उनका भी प्रतीक है। ठीक है, इस तरह एक सूत्र में उन्हें बांधने का प्रयास किया गया, एक समान झंडा लाकर। ठीक है, जिससे संगठन बना, संघ बना, जो लुइस सोलावा के खिलाफ युद्ध किया। ठीक है, यह काफ़ी बड़ा संघ, काफ़ी समय तक लड़ाई हुआ था। ठीक है, हमें इतना यहाँ पर विस्तार से नहीं पढ़ना है, तभी हम आपको बताते चल रहे हैं। ठीक है, क्रांति के बाद अब इस तरह क्रांति किया गया, किसके खिलाफ, लुइस सोलावा के खिलाफ भयंकर क्रांति हुई। और इस क्रांति में क्या हुई कि जो वहाँ की प्रजा थी उनकी जीत हुई और लुइस सोलावा की हार हुई। और लुइस सोलावा को क्या किया गया, उनको बंदी बना लिया गया, लुइस सोलावा को बंदी बना लिया गया। ठीक है, वह उनके और उनके पत्नी को भी। ठीक है,
अब आइए समझते हैं जब ये क्रांति हुई, इस तरह का व्यवस्थाएं की गई, जब युद्ध हुआ, फ्रांस की क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति, और ये कब हुई थी? तो 1789 में हुई थी। तो इसे अंतिम वाला को हम याद रखते हैं, 1789। तो 1700 फ्रांसीसी क्रांति के नाम से हम 1789 के क्रांति को जानते हैं, ठीक है। जब इस तरह युद्ध हुआ और वे लोग विजयी हुए, वहाँ की प्रजा विजयी हुई, तब यहाँ पर लुई सुलावा को क्या किया गया? बंदी बना लिया गया, बंदी बनाकर रखा गया उनके और उनके पत्नी को, ठीक है। उस समय तक रखा गया था और लगभग 3 या 4 वर्ष तक रखा गया था, ठीक है। उसके बाद फांसी दे दी गई इनको, आगे हम पढ़ेंगे उसे। जब यहाँ पर ऐसी यह सब परिघटनाएं हुई, जब वो लोग जीत चुके थे, तब वहाँ पर क्या था कि राष्ट्रवाद का उदय हो गया था। तो एक नया कानून लाना था, एक नया संविधान बनाना था, ताकि वहाँ की जो लोग हैं, देखिए काफ़ी दिन से राजा के अंदर में रह चुके थे वहाँ के प्रजा, तो उनके वे अपने से कुछ करने में असमर्थ थे। उनके क्या चाहिए था? एक ऐसा, मतलब राजा के अंदर में रह चुके हैं तो भाई राजा चाहिए ना चलाने के लिए, खुद से व्यवस्थाएं बहुत दिक्कत होता था वहाँ पर, ध्यान समझिएगा। और इसी चीज़ के बाद में जब क्रांति के बाद कुछ कार्य किए गए, कुछ संशोधन किए गए, और संशोधन क्या थे? ध्यान समझिएगा। एक नया नियम कानून बनाया गया, संविधान बनाया गया। संविधान क्या होता है? किसी भी देश को चलाने के लिए जो नियम कानून लिखे जाते हैं, बनाए जाते हैं, उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, वहाँ पर क्या चाहिए था? अब एक नया संविधान चाहिए था। किस लिए? तो वहाँ पर शासन करने के लिए, वहाँ के राज्य प्रजा को ऊपर शासन करने के लिए, उन प्रजा को एक तरह से कहा जाता है चलाने के लिए एक नियम कानून की ज़रूरत थी, व्यवस्थाएं की ज़रूरत थी, जिससे वहाँ पर, जिसको हम संविधान कहते हैं, वहाँ पर एक नया संविधान लागू किया गया, नया संविधान बनाया गया, ताकि वहाँ के जो लोग हैं वो अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके, ठीक है। इसके लिए सभी को समान अधिकार दिया गया। ध्यान समझिएगा, जब राजा महाराजा थे, लुई सुलावा वहाँ का राजा था, तो उस समय वहाँ उनको समान अधिकार नहीं था, वहाँ की जनता के अंदर में समान अधिकार नहीं था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऊंच नीच ये सब, जो वहाँ पर कुलीन वर्ग, निम्न वर्ग, ये सब वर्ग थे, ये वर्गों के हिसाब से वहाँ पर काम किया जाता था। क्या व्यवस्थाएं थी कि जमींदार लोग रहते थे समानता, कहीं इधर कहीं लिखे होंगे हम समानता, ठीक है, उसे देखेंगे आगे। जमींदार लोग रहा करते थे, राजा के द्वारा जमीन उनको दे दिया जाता था। किसको? जमींदारों को, मोटी रकम पर, क्योंकि जमींदार लोग टैक्स दिया करते थे, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में। और वे जमींदार क्या करते थे? उन जमीनों को किसानों को दे दिया करते थे। किसान छोटे छोटे स्तर पर उन्हें ले लिया करते थे खेती करने के लिए, ठीक है। और किसान क्या करते थे? वहाँ पर बंधुआ मजदूर से काम करवाए। बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं? ध्यान समझिएगा। बंधुआ मजदूर वैसे मजदूर होते हैं जिन्हें एक बार काम पर रख लिया गया, एक बार तनख्वाह से काम पर रख लिया गया, कितना तनख्वाह आपको रहेगा भाई, आप काम कीजिए। उनका जीवन, जितना जीवन है, पूरे जीवन उसी में काम करते रह जाएंगे, पूरा जीवन उसी में व्यतीत कर दिया जाएगा, ठीक है। यदि ऐसा नहीं होता है, अपना जितना भी उनको कार्य दिया गया है, यदि वो कार्य नहीं कर पाते हैं, तो फिर उनके जो पीढ़ी होती है आगे, उनके बेटा होता है, सब, तो उनको इस व्यवस्था के कारण उनको वह काम उनसे करवाया जाता था, ठीक है, उनसे, यानी इसकी सजा दी जाती थी, ठीक है। तो इसे बंधुआ मजदूर कहते हैं, मैंने एक ही पेशा में बंद कर रखा है, ठीक है, किसी के द्वारा बंधुआ मजदूर। उनकी आमदनी काफ़ी कम थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जितना भी वहाँ पर धन होता था, लगभग पूरे धन, लगभग कुछ, मतलब मजदूर को, मतलब इतना समझिए कि वह इतना नहीं उनका कमा पाते थे कि उनका शाम का अच्छे से भोजन चल सके। बंधुआ मजदूर था, दिहाड़ी मजदूर, ठीक है। आजकल हम दिहाड़ी मजदूर करते हैं, लेकिन आजकल तो व्यवस्थाएं ठीक हो गई है, ठीक है। पहले राजा महाराजा के समय की हम बात करें, ठीक है। तो वहाँ पर क्या किया गया कि जितने भी कुलीन वर्ग के लोग थे ना, जिसके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति थी, धन दौलत था, उनसे वो धन दौलत को क्या किया गया? ले लिया गया, और लेकर कुछ गरीबों में बांट दिए गए। जो गरीब निम्न स्तर के लोग थे, उन्हें में बांट दिया गया, सबको समान किया गया एक। क्योंकि जब सबको बांट दिया जाएगा तो कोई गरीब नहीं रहेगा। जो जमींदार के खेत थे ना, ये नेपोलियन है तो और भी ज़्यादा अच्छा से किया, जो जमींदार के खेत थे, उनको खेतों को उनसे लेकर वहाँ की जनता में थोड़े थोड़े भाग कर वहाँ ज़मीनों को बांट दिया गया। अब इससे लाभ क्या हुआ कि सभी लोग एक समान हो गए, सभी लोग का अधिकार एक समान हो गया, ऊंच नीच नहीं रहेगा, तो फिर वहाँ पर कोई बड़ा कोई छोटा नहीं रहेगा। इसका ध्यान दिया गया, ठीक है, इसको इसमें सुधार लाया गया। समानती व्यवस्था समाप्त कर दी गई। जो जमींदारी व्यवस्थाएँ थी कि जमींदार लोग, ध्यान दीजिएगा, समानती का मतलब ही होता है जमींदार। तो समानती व्यवस्था यानी कि जो वहाँ के जमींदार लोग हैं, जो ज़मीनों के मालिक थे राजा के बाद में, उनको हटा दिया गया, कह कि नहीं यहाँ पर ज़मींदारी नहीं चलेगी। सारे ज़मीनों को लेकर गरीब मजदूरों को थोड़े थोड़े भाग को करके बांट दिए गए, ताकि सब लोग अपना खेती करें, अपना जीवन यापन कर सके, ठीक है। इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, ठीक है।
स्टेटस जनरल। अब ये स्टेटस जनरल होता क्या, ध्यान समझिएगा। स्टेटस जनरल होता था तो एक मंत्रिमंडल होता था ये, ठीक है, मंत्रिमंडल, जहाँ पर राजा के मंत्री रहा करते थे। चमचे कहिए ना, हमारे भाषा में चमचे कहते हैं, चमचागिरी करने वाले, ठीक है। तो वहाँ पर राजा के मंत्री हुआ करते थे, ठीक है। और वे मंत्री क्या करते थे, राजा के जो भी कुछ काम करना होता था उनसे जाकर वह सलाह लेते थे। तो अच्छा सीधे बात है कि भाई वो राजा के चमचे हैं तो उन्हीं के पक्ष में बोलेंगे, क्योंकि उनके विपरीत पक्ष में बोलेंगे तो राजा वहाँ पर गुस्सा हो जाएंगे, उनके काम से निकाल सकते हैं, उन्हें दंड दे सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर हुए जो चमते थे उनकी भी मजबूरी थी भाई राजा के ही पक्ष में बोलना है, ठीक है, राजा की जय जयकार करना है। तो वो जो स्टेटस जनरल था, ये मंत्रिमंडल हम कह सकते हैं, बनाया गया था राजा के बेर में, लुई सोलहवां के बेर में। उसको हटाकर उसके स्थान पर नेशनल असेंबली को बनाया गया। उसके स्थान पर क्या लाया गया, नेशनल असेंबली, राष्ट्रीय असेंबली, जिसमें फ्रांस के अंदर से कुछ अच्छे लोग चुने जो समाज की भलाई कर सके, ऐसे लोगों को चुनकर वहाँ पर रखा गया। किसके लिए, तब फ्रांस की जो जनता प्रजा थी उनको देख रेख करने के लिए, उनकी समस्याओं को पूर्ति करने के लिए वहाँ पर नेशनल असेंबली में रखा गया। जो उनको चमचों को हटा दिया गया, जो वहाँ पर समाज के जो लोग थे उन्हें चुनकर वहाँ पर रखा गया ताकि वह अपनी प्रजा की भलाई कर सके, ठीक है। तो यह होता है नेशनल असेंबली, स्टेटस जनरल, ठीक है। और आंतरिक जो आयात निर्यात कर था, आयात निर्यात शुल्क था, इसे समाप्त कर दिया गया। अब प्रश्न उठता है कि यह आयात निर्यात शुल्क क्या होता है, ध्यान समझिएगा। पहले वहाँ पर जब राजा महाराजा थे ना, तो वहाँ पर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर टैक्स लगता था, कर लगता था, जिससे अब व्यापारी लोग को जो वहाँ पर व्यापार था इसमें काफ़ी ज़्यादा हानि होता था व्यापारियों को। क्यों, कैसे, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए कि हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश है, तो बिहार उत्तर प्रदेश में, बिहार में मान लीजिए कि कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु ले सकते हैं हम। जैसे मान लीजिए बिहार में प्याज, उदाहरण के लिए हम ले रहे हैं, 40 रुपये किलो है, ठीक है। तो ये प्याज जब यहीं से जाएगा कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पर 50 रुपया या 30 रुपया है, 20 रुपया, कुछ भी हो सकता है। तो कैसे होता था, तो टैक्स के अनुसार होता था। जब उत्तर प्रदेश से सामानों को लेकर बिहार वहाँ पर जाया जाता था, या बिहार में, या बिहार से सामानों को उत्तर प्रदेश में, तो उनसे टैक्स ले, वहाँ के राजा जो थे ना, अलग अलग क्षेत्र के तो अलग अलग राजा होंगे, तो उनसे टैक्स ले लिया जाता था इन चीज़ों पर काफ़ी मात्रा में, जिससे वहाँ के व्यापारियों को हानि होते थे, लोगों को भी तकलीफें होती थी। भाई अच्छे कहीं दाम, कहीं कोई वस्तुओं का मूल्य सस्ता है तो कहीं कोई वस्तुओं का मूल्य महंगा पड़ जाता है, ठीक है। तो इस व्यवस्थाओं को लुई सोलहवां के बाद में, क्रांति के बाद में समाप्त कर दिया, हटा दिया गया। कहा गया कि नहीं, कहीं भी कोई भी सामान बेचा जाए कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे हमारे भारत में भी यह व्यवस्थाएं थी, ठीक है। अभी इस समय तक भी व्यवस्थाएं थी, जीएसटी लगने के बाद में इसे पूर्ण रूप से हटाएगा। जीएसटी के अंतर्गत सब आए तो सब जगह मूल्य बराबर हुआ, नहीं तो ये इसी तरह था, कहीं कोई वस्तु का मूल्य अलग, कहीं कोई वस्तु का मूल्य अलग, कहीं कोई हिसाब से टैक्स लिया जाता था तो कहीं अलग हिसाब से टैक्स लिया जाता था। इसे हटाकर यहाँ पर क्या किया गया, टैक्स को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया यहाँ पर, ठीक है। कौन सी सामानों पर से टैक्स को हटाया गया, ठीक है। जो नाप तोल की पद्धति थी उनकी शुरुआत की, पद्धतियों की शुरुआत की गई, नाप तोल की पद्धति, यानी जो सामान था ना, पहले इस मूल्य पर इतना है भाई, इतना लीजिए, इतना दे दी, इस टाइप की पद्धति थी। तो इसको हटाकर वहाँ पर गए कि नहीं, एक रेट, किसी को शक न रहे कि भाई हम आपको अधिक दे दिए हैं तो आप हमको कम दे दिए हैं। इस व्यवस्था को हटाकर वहाँ पर नाप तोल की पद्धति की शुरुआत की, आप नाप कर लीजिए, तोल कर लीजिए, इस सब की पद्धति की शुरुआत की गई, जिससे लोगों के अंदर संतुष्टि बने रहे, उनके अंदर प्रेम भावनाएं बने रहे, ठीक है। और एक समान कर, सबके जो यहाँ पर कर टैक्स था ना, जो हटाया गया था, उस टैक्स को एक समान कर दिया गया। यानी कि आप कहीं भी जाकर कोई भी वस्तु खरीदे, आपको एक समान कर देना है, जीएसटी की तरह, ठीक है। कहीं भी जाकर आप कोई भी वस्तु खरीदे या बिक्री करें, वहाँ पर आपको एक समान टैक्स देना है। आप बिहार में बेचें या उत्तर प्रदेश में या झारखंड में या कहीं भी आप जाकर किसी भी वस्तु को बेचें, आपको एक सामान या खरीदे, आपको कर चुकाना रहेगा। एक समान कर दिया गया, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा सुधार लाएगा इसे, जिससे जनता की वहाँ की भलाई हो सके। फ्रेंच ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा दिक्कत था क्या वहाँ पर, कि जो वहाँ की भाषा थी ना, जितने भी कबीलाई क्षेत्र के लोग थे, सबका भाषा अलग अलग था। सभी लोग अलग अलग भाषा में, जैसे हमारे यहाँ नहीं, मैंने अधिकतर बिहार और उत्तर प्रदेश हुआ, झारखंड हुआ, इस सब में भोजपुरी बोला जाता है, झारखंडी बोला जाता है, अलग अलग भाषाएं, हिंदी बोली जाती है, संस्कृत कहीं संस्कृत बोली जाती है, कहीं कुछ, इस तरह बहुत सारे भाषाएं हैं। तो ये स्थानीय भाषाएं के नाम से जानी जाती है। तो उसी तरह वहाँ की जो कबीलाई लोग थे ना, सबकी अपनी अपनी भाषाएं थी, अलग अलग भाषाएं थी, जिससे क्या दिक्कत था ना, कि इन भाषाओं के कारण उनके अंदर प्रेम भावना का मतलब प्रेम भावना कम होता था, ठीक है। तो इसको क्या किया, वहाँ की जो नई सरकार बनी, इस चीज़ को हटाकर एक भाषा की मान्यता
दे दी, एक भाषा को राष्ट्रीयता दे दी। कि इससे क्या लाभ था कि सारे लोग जब एक उनको ये हिदायत दिया गया कि आप लोग जब भी कहीं भी बात करें तो ज़्यादातर प्रयास करने का ज़्यादातर अपनी भाषा को फ्रेंच भाषा बोलने का प्रयास करें। इससे क्या होगा कि फ्रेंच भाषा का जो है विस्तार होगा। ठीक है, तो वहाँ पर सारी भाषाओं को हटाकर फ्रेंच को राष्ट्रीयता प्रदान किया गया, क्योंकि ना यहाँ की भाषा राष्ट्रीय भाषा कौन, हमारे भारत में सारी भाषाओं को एक साइड में रखा गया और यहाँ एक राष्ट्रीय भाषा हिंदी बना दिया गया। उसी तरह वहाँ पर एक भाषा बना दिया गया फ्रेंच। ठीक है, फ्रांस में फ्रेंच भाषा सबसे आसानी है, फ्रेंच भाषा को बना दिया गया। जिससे क्या हुआ कि फ्रेंच भाषा वहाँ के लोगों को, वहाँ की प्रजा जो थी उनको हिदायत दी गई कि आप लोग जब कभी भी बात करें या कोई भी काम करें ना तो आप भाषा के रूप में फ्रेंच को इस्तेमाल करें, ताकि इसको बढ़ावा मिले, लगभग सभी लोग एक समान हो जाए। ठीक है, तो इस तरह का बढ़ावा मिला वहाँ पर। और 1700 अंततः इस सारी चीज़ को सुधार करने के बाद लगभग 1789 के बाद 84 लगभग 4 साल के बाद में सार्वजनिक रूप से सब जनता के सामने लुई 16वां को फांसी पर लटका दिया गया। लुई 16वां को फांसी दे दिया गया। कब? 1793 में लुई 16वां को फांसी दे दी गई। और इसके बाद में कुछ समय के बाद इनकी पत्नी को भी फांसी दे दी गई थी, याद रखिए। ठीक है, और इनका वंशज था, लेकिन इनके पत्नी और लुई 16वां दोनों को फांसी दे दी गई। इस तरह यह हमारा टॉपिक यहाँ पर जाकर समाप्त हुआ, फ्रांसीसी क्रांति। आगे समझ में ना, फ्रांसीसी क्रांति क्या था। एक एक चीज़ इतने आराम से हम समझाए ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम चलते हैं, ध्यान समझिएगा। इन सब चीज़ों में एक ऐसा व्यक्ति था जिनको वहाँ की जनता काफ़ी पसंद कर रही थी, जिसे हम नायक बोलते हैं। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति था जिसे वहाँ की जनता काफ़ी पसंद कर रही थी, जो इस युद्ध के लुई 16वां के युद्ध से ही वहाँ पर सैनिक बनकर, वहाँ के सैनिक बनकर लड़ा था और काफ़ी समय तक सैनिक बना रहा वहाँ का। किसकी बात हम कर रहे हैं? नेपोलियन बोनापार्ट की। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट। इसकी जीवनी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हमारे जो आपके 10th स्टैंडर्ड के बुक है इसमें बस नाम मात्र से पढ़ना है, बाकी इसकी जीवनी के अलग ही इतिहास है। आप लोग उसे पढ़ना चाहे तो अलग से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम बस वही चीज़ की चर्चा करने वाले हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, थोड़ा सा अधिक हम लिखे हैं इससे चैप्टर से अलग। चैप्टर में केवल नाम मात्र का ही उदाहरण दिया गया है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि थोड़ा और इसमें अधिक हम बता सकें। ठीक है, आइए समझते हैं। एक ऐसा व्यक्ति था जो इन क्रांतियों के बीच में फेमस हो रहा था, आ रहा था जनता थे, जनता के दिलो दिमाग पर वो व्यक्ति छा रहा था। उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। वो फ्रांस में सैनिक बनकर आया था, सेनापति बनकर आया था। फ्रांस में क्या था? सेनापति बनकर आया था और बाद में यहाँ का शासक बन गया। ध्यान समझिएगा। 11 नवंबर 1799 से 18 मई 1804 तक वह क्या बना रहा? सेनापति बना रहा। यहाँ पर आया फ्रांस में 1799 में। ध्यान समझिएगा। 1789 के फ्रांसीसी क्रांति सब समाप्त हुआ, 93 में फांसी दी गई और 99 में आया, यहाँ का सेनापति बना। ठीक है, अब कहाँ से आया था, इसका जन्म कहाँ हुआ था, ये सारी चीज़ें हमें कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। ठीक है, 1799 में आया और 1804 तक यहाँ का सेनापति बना रहा। कहाँ का? फ्रांस का सेनापति बना रहा। ठीक है, और 18 मई 1804 में वहाँ का शासक बन गया। कहाँ का? फ्रांस का, जो 1814 तक नेपोलियन के नाम से शासक बनने के बाद उसे नेपोलियन के नाम से जाना गया। 1814 यानी 1804 से 1814 के बीच में इनका नाम नेपोलियन रखा गया। नेपोलियन के नाम से फेमस हो गया, प्रचलित हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। यह उस समय जब फ्रांस में आया था सेनापति बनकर, लोगों की भलाई करता था, अच्छे काम करता था। इससे वहाँ की जो जनता थी ना प्रभावित हुई, और प्रभावित होकर इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि लोग इनको अपना शासक मान लिए। अब ध्यान दीजिएगा, जिस शासन व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए इतना ज़्यादा वहाँ की जनता जो थी मेहनत की, और उसी शासन व्यवस्था को पुनः लागू कर लिया, उन्होंने स्वीकार कर लिया। यानी यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक जो होता है ना अपने अंदर कि जो परंपराओं से बहुत दिनों से चल रहा है, जिस व्यवस्था में हम बहुत दिनों से रह चुके हैं, उसे छोड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। तो वो वहाँ की जो जनता थी ना काफ़ी दिनों से राजा महाराजा के शासन व्यवस्था में रह चुकी थी, तो वह हर चीज़ को शासनिक व्यवस्था से, राजा की व्यवस्था से ही देखना चाहती थी। अब इस यहाँ पर क्या हुआ कि नेपोलियन को क्या कर लिया? शासक बना लिया। अब ध्यान दीजिएगा, नेपोलियन फ्रांस के लिए उतना लुई 16वां जैसा बुरा राजा नहीं था, लेकिन नेपोलियन अच्छा भी नहीं था। ठीक है, लेकिन यह फ्रांस के लिए बहुत कुछ किया। ध्यान दीजिएगा, फ्रांस में काफ़ी सुधार लाया, लेकिन बाकी सब देशों के लिए खतरनाक। ध्यान दीजिएगा। तो यह
नेपोलियन जो था फ्रांस के लिए बहुत कुछ किया, वहाँ का शासक बना क्योंकि लोगों के द्वारा चुना गया था, लोगों के द्वारा नेपोलियन को चुना गया था। तो फ्रांस में अच्छा काम किया। ये भी राष्ट्रवाद का प्रसार किया। कैसे हुआ? अनजाने में कर दिया। कैसे किया आइए समझते हैं यहाँ पर ना। नेपोलियन का नाम प्रचलित हुआ 1804 से 1814 तक और 1819 में डायरेक्टरी शासन समाप्त कर सत्ता पर अधिकार कर लिया। जो डायरेक्टरी व्यवस्था शासन व्यवस्था नहीं, डायरेक्ट शासन व्यवस्था कैसे क्या होता है ये डायरेक्टरी शासन व्यवस्था। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसी व्यवस्था थी राजा महाराजा में कि एक राजा है ना तो उसका कोई वंशज ही राजा बन सकता था। ठीक है, ऐसी व्यवस्थाएं थी। कोई अदर व्यक्ति कोई प्रजा में से राजा नहीं बन सकता। जो जब राजा बनेगा उसका ही कोई वंशज राजा बनेगा, ऐसी व्यवस्था थी। तो इसको समाप्त कर दिया कह के नहीं ना, जो जनता है वो अपना राजा चुन सकते हैं, इसका पूर्णतः अधिकार दे दिया। ठीक है, और 1804 में नेपोलियन संहिता लागू किया, अपना नियम नेपोलियन संहिता लागू किया। यानी कि अब यहाँ से नेपोलियन युग इसका शुरुआत हो। ठीक है, नेपोलियन युग के नाम से, नेपोलियन सह संहिता के नाम से हम इसे जानते हैं। अब ये है क्या, तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रवाद के प्रचार में नेपोलियन का बड़ा योगदान टॉपिक है हमारा। अब राष्ट्रवाद के प्रचार में इसका बड़ा योगदान कैसे हुआ, क्या किया, ध्यान समझिए। एक एक चीज को हम सावधानी पूर्वक समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो विशेषाधिकार था उसे समाप्त कर आर्थिक व्यवस्था की शुरुआत की। यानी कि वहाँ पर कुछ कुलीन वर्ग के लोग थे, धनी लोग थे जिनके पास संपत्ति थे, या वैसा कीजिए कि वीआईपी लोग जिनके पास कुछ विशेष अधिकार थे। विशेष अधिकार रखते थे किस लिए कि कोई काम करने के लिए भी कहीं जा सकते थे। वहाँ पर ऐसे व्यवस्था थी कि कहीं कुछ लोग वहाँ पर जा सकते हैं, कुछ लोग नहीं जा सकते हैं। इस चीज़ को हटा दिया क्योंकि नहीं सब समान है। क्या किया कि उनके जो संपत्ति थी कुलीन वर्ग के लोगों को, उनके संपत्ति को उनसे छीन कर और गरीबों में बांट दिया। ठीक है, थोड़े थोड़े कर बांट दिया। इससे उनका विशेष अधिकार जो सब एक समान हो गए। संपत्ति ना ऊंचा नीचा बनाती है तो एक समान हो गए। तो इस विशेष अधिकार को समाप्त कर आर्थिक व्यवस्थाएं की शुरुआत की कि नहीं सब लोग बराबर है, सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे, ऐसी शुरुआत की। तो कुछ लोग इनसे नाराज हुए, कुछ लोग अच्छे। ठीक है, इसके अलावा ये अपने आसपास के जितने भी क्षेत्र थे, जैसे ऑस्ट्रिया हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, इन सारे देशों में भी ये गया था। वहाँ भी इसकी अपने शासन प्रणाली दिखाई थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर ये समझ लेते हैं तब उसको हम समझाएंगे। ठीक है, कानून के अनुसार सबको बराबर का अधिकार दे दिया। कानून के अनुसार कहा कि नहीं सबको यहाँ पर क्या है, बराबर है, सबको बराबर का अधिकार दे दिया। कानून के अनुसार क्या किया, सबको बराबर का अधिकार दे दिया। ठीक है, इसके अलावा यातायात मतलब जो सड़कें होती है, रोड और मार्ग और वगैरह, इन सब चीज़ों में भी शुरुआत की और संचार व्यवस्था की भी शुरुआत की। यानी अपने फ्रांस में मार्ग बनवाया, रोड बनवाया। इसके अलावा संचार की जो लेटर भेजने की व्यवस्थाएं थी, इन व्यवस्थाएं को भी बनाया कि संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाए। इस सब चीज़ को लागू किया था। अच्छा काम कर रहे हैं नहीं यहाँ पर फ्रांस में, लेकिन या अपने देश के लिए, फ्रांस के लिए तो कुछ अच्छा किया ही है, कुछ बुरा भी किया है अलग देश, अपने पड़ोसी देशों के लिए। ठीक है, तो हम आगे समझेंगे। समान शुल्क, समान नापतोल, कहा कि नहीं हर जगह एक समान शुल्क लगेंगे। समान नापतोल, हर जगह एक ही बराबर के नापतोल की पद्धति अपनाई जाएगी। नहीं कि यहाँ पर 1 kg का मतलब इतना हुआ, कहीं पर 1 kg का मतलब अधिक हो गया, कहीं पर कम, ये नहीं चलेगा। हर जगह एक समान व्यवस्थाएं रहेगी और एक ही मुद्रा, यह नियम बनाया कि हर जगह फ्रांस के अंदर एक ही मुद्रा चलाई जाएगी, अलग अलग मुद्रा नहीं होगी। एक ही मुद्रा से चीज़ें खरीदी जाएगी, बेची जाएगी। ऐसे सोचिए कि हमारे भारत है, भारत के अंदर बहुत सारे अलग अलग राज्य है और बहुत सारे अलग अलग राज्य, बिहार अपना मुद्रा लागू कर दिया, उत्तर प्रदेश अपना मुद्रा लागू कर दे, झारखंड अपना मुद्रा लागू कर दे, महाराष्ट्र अपना मुद्रा लागू कर दे। तो इससे क्या होगा, हमें उत्तर प्रदेश की मुद्रा को बिहार में चलाने के लिए उसको बदला एक्सचेंज करना पड़ेगा। बिहार की मुद्रा को उत्तर प्रदेश में चलाने के लिए एक्सचेंज कर, जो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। तो इस चीज़ को यह हटा कर क्या कह के नहीं, हर जगह एक ही मुद्रा चलेगा। यानी भारत के अंदर एक ही मुद्रा चलता है, रुपया। तो हर जगह हम उसे लेकर जाएंगे। भारत के अंदर वैध है भाई, कहीं पर हम लेकर जा सकते हैं। भारत के अलावा अन्य कुछ और भी देशों में वैध है। ठीक है, तो एक समान मुद्रा लागू करती है। कहाँ पर, वहाँ पर फ्रांस में। ठीक है, और संहित का मतलब एक समान लागू करके उसे मतलब चलाने का प्रयास किया। जो समानती व्यवस्था थी, जमींदारी व्यवस्था, जो यहाँ उसे तो यहाँ पर भी समाप्त कर दिया गया था। नहीं पूर्ण रूप से नहीं होता, कुछ तो बचेगा ना भाई, एकाएक तो खत्म हो नहीं सकता है। तो जो समानती व्यवस्थाएं थी ना, उनको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया, उनके संपत्तियों को छीन लिया।
बहुत ज़्यादा संपत्ति है तो कुछ छोड़कर सारी संपत्ति को छीनकर गरीबों में बांट दिया, कुछ अपने राज तंत्रों में, राज दरबारों में रख दिया। इसके अलावा ये क्या किया कि जैसे अपने आसपास के देश ऑस्ट्रिया वगैरह जितना भी है वहाँ पर यह जाकर, वहाँ की ध्यान दीजिएगा, जब इतना ये परिवर्तन लाया ना अपने फ्रांस में, तो जो आसपास के देश है जब इसके नीति के बारे में जाने कि भाई इतना ज़्यादा अच्छा परिवर्तन ला रहा है, फ्रांस विकास कर रहा है, तो यह जानकर नेपोलियन के प्रस्ताव को बुलाया और कहा कि नहीं, आप भी हमारे यहाँ आइए और हमारे यहाँ आकर यहाँ का राजा बनिए और हमारे यहाँ भी इस चीज़ को सुधार कीजिए। ठीक है, वहाँ के लोग तो ये भी कहा कि ठीक है भाई, अब शासन करने को मिला है तो कौन छोड़ेगा भाई, शासन करने को मिला वो राजा है। इसका मतलब हर राजा यही नहीं चाहता है कि हमारा जो साम्राज्य है बड़ा हो, हमारे साम्राज्य जो है बड़ा हो, हर राजा यही चाहता था। ठीक है, तो ये भी चाहा कि नहीं हमारा जो देश है हमें बड़ा हो, हमारा साम्राज्य ज़्यादा दूरी तक फैले। इसके लिए ये क्या किया, वहाँ पर पहुँचा, लोगों ने क्या किया कि इनका साथ दिया, साथ देने के कारण ये राजा बन गया। लगभग यूरोप, ऑस्ट्रिया, इस सारी चीज़ पर इंग्लैंड तक पर भी अपना अधिकार जमाने लगा, लगभग जमा भी लिया था। ठीक है, लेकिन ध्यान समझिएगा, जो वहाँ से क्या किया कि जो समानती व्यवस्थाएं थी जैसे ऑस्ट्रिया में, अब आप इसके बाद एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं मेटरनिक। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया में मेटरनिक के पिताजी के बहुत ज़्यादा संपत्ति थी। ये भैया क्या किया था पगलेटवा के, उनके पिताजी की संपत्ति को ऑस्ट्रिया के दक्षिण भाग में, उस संपत्ति को, सारे संपत्ति को छीन कर लेकर भाग गया था। कहाँ पर, फ्रांस में। और फ्रांस में जाकर उन संपत्ति को अपने जो फ्रांस में काम करने वाले जितने भी सैनिक है ना, उन सैनिकों को पेमेंट कर दी थी, उनकी तनख्वाह देती थी। ठीक है, उनको तनख्वाह देकर उनके देख रेख करने में वो सारे पैसा को खर्च किया था। मैंने यहाँ पर अपने देश में जब कुलीन वर्गों से धनों को लूटपाट करता था या उनसे लेता था तो अपने देश के मतलब गरीबों में देता था, लेकिन ऑस्ट्रिया से या अलग अलग देशों से जब वह संपत्तियों को लिया, छीना, तो वहाँ के गरीबों को नहीं दिया। यही यहाँ पर इसका दिक्कत है। ठीक है, वहाँ के गरीबों को नहीं दिया, बल्कि उस संपत्ति को अपने देश में काम करने वाले जितने भी सैनिक थे, नौकर चाकर थे, उनकी तनख्वाह, उनकी देख रेख, खान पान की व्यवस्था में खर्च किया। ठीक है, वहाँ के लोगों के ऊपर खर्च नहीं किया। यह माइनस पॉइंट थी इसकी। ठीक है, जिससे क्या हुआ कि ध्यान समझिएगा, समाप्त कर दिया और किसानों को गुलामी से भी मुक्त किया। वहाँ के जो किसान गुलाम थे, अब बताइए कि संपत्ति ही नहीं देंगे तो किसान कहाँ पर काम करेंगे, तो गुलाम तो आज़ाद हो गए। ठीक है, अब इससे क्या हुआ ना, वहाँ पर ध्यान समझिएगा कि लोगों को यह महसूस हुआ कि ये तो गलत हो रहा है भाई हमारे साथ, हम राजा किस लिए बने इसको कि हमारा भलाई करे, हमारे बारे में सोचे। ये तो हमारे देश ले संपत्ति को लूट कर अपने फ्रांस में ले जाकर वहाँ के लोगों को दे रहा है, अपने राज्य में रख रहा है, अपने लिए रख रहा है। इससे क्या हुआ कि उन जो लोग थे, लगभग जर्मनी जो थी, जर्मनी 40 छोटे छोटे खंडों में विभाजित थी। 40 छोटे छोटे खंड जो आपस में हमेशा झगड़ते लड़ते रहते थे, आपस में हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। इन्होंने देखा कि ये तो हमारे लिए, इन्होंने क्या देखा कि ये तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक हो गया है। कौन? नेपोलियन। हम इसे राजा बनाए भलाई करने के लिए, हमें ही दोहन करने लगा। तो इससे प्रभावित होकर वो क्या किए ना कि कहे कि ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि इनको हटाया जाए। अब इतना प्रभावशाली राजा, प्रतिभाशाली राजा बन गया था, हटाना भी मुश्किल था। तो इसके लिए क्या किया गया कि जो 40 छोटे छोटे जर्मनी के खंड थे, या जितने भी अलग अलग देशों में जो छोटे छोटे खंड बनाए गए थे, वे आपस में क्या किए, संधि करने लगे। जो हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, नहीं कहते हैं कि भाई है भाई, बहुत सारे भाई है तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते, देखे होंगे आप अपने। अब ऐसे ही समझिए ना कि बहुत सारे भाई हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते, अपने में चलता है, लेकिन किसी दूसरे से जब कोई लड़ाई या कोई बात होती है तो सारे जो झगड़ते लोग हैं ना, एक हो जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं, सारे भाई एक हो जाएंगे। ठीक है, मैंने कह सकते हैं कि कोई एक व्यक्ति अपने भाई को मार सकता है, लेकिन उस भाई को कोई दूसरा मारे, उसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो उनको लगा कि ओह, हमने यहाँ पर गलत कर दिया, नेपोलियन को राजा बनाकर। हमारे जो पुराने राजा थे हमारे ही देश के राजा, अपने ही थे, भले हमें मारते थे या हम पर शासन करते थे, वो अलग बात है, उनका सहन हो जाता, लेकिन कोई विदेशी आकर हमारे देश पर राज करे, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें लूटे, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके लिए जो छोटे छोटे जो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, लगभग 40 जर्मनी के खंड और अलग अलग इटली के जो अलग अलग भाग थे, सब क्या किया कि आपस में मिलकर एक संधि बनाने लगे। उनके अंदर अपने देश के प्रति राष्ट्रवाद की भावना जागी। इसीलिए कहते हैं कि नेपोलियन ने राष्ट्रवाद का प्रचार किया था। नेपोलियन के कारण ही ना उस जितने भी भाग थे सब मिलकर एकजुट हुए थे
और उनके अंदर यह राष्ट्रवाद की भावना जागी थी। हाँ, तो इसीलिए कहते हैं कि नेपोलियन ने राष्ट्रवाद का प्रचार किया था, क्योंकि सभी लोग मिलकर आपस में नेपोलियन के खिलाफ संधि बनाई, युद्ध की। ठीक है, इसके बाद की जो कहानी हम पढ़ेंगे आगे नेपोलियन मेटरनिक वाले भाग में, सेकंड क्लास में, यहाँ तक हम ऐसा रहने देते हैं। और वह शिक्षा प्रणाली में भी सुधार किया, जो शिक्षा व्यवस्थाएं थी उसमें भी काफ़ी अपडेट लाया, सुधार किया। ठीक है, धार्मिक सुधार भी किया, जो धर्म के आधार पर लोग रह रहे थे उनको कहा कि नहीं, सभी धर्म बराबर है, किसी एक धर्म को हम लेकर चलेंगे, सभी धर्म को बराबर का समानता दी है, सभी धर्म को बराबर माना। वहाँ के लोगों के जो धर्म के आधार पर लड़ते रहते, ऊंच नीच करार दिया करते थे, उनको ख़त्म किया, सभी लोग एक बराबर हैं। ठीक है, अगला हमारा जो टॉपिक है राष्ट्रवाद में विकास में सहायक तत्व। राष्ट्रवाद के विकास में कौन कौन से सहायक तत्व थे, ये यहाँ पर लगभग हम आपको बता चुके, फिर से बता देते हैं। जो कुलीन वर्ग थे, सामाजिक और आर्थिक रूप से अत्यंत प्रभावी होना। ध्यान दीजिएगा, ये आपको आता है एग्जाम में लिखने के जर्मनी में, फ्रांस में राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्वों को लिखे, 2 नंबर का क्वेश्चन बना देगा। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि कुलीन वर्ग में जो सामाजिक आर्थिक रूप से जो अत्यंत प्रभावशाली थे ना, उनको या प्रभावशाली होना, उनका प्रभावशाली होना, अपना प्रभाव दिखाए, उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी। ठीक है, तो ये राष्ट्रवाद को विकास में महत्वपूर्ण, तो राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने का काम किया। मध्यम वर्ग का उदय। अब मध्यम वर्ग होता क्या है, ध्यान समझिएगा। मध्यम वर्ग हम किसको कहते हैं, तो ध्यान समझिएगा, उस समय 2 वर्ग थे, एक कुलीन वर्ग था, एक निम्न वर्ग था। ध्यान दीजिएगा, तो उस समय 2 वर्ग था, एक कुलीन वर्ग, एक निम्न वर्ग। तो मध्यम वर्ग कैसे हुआ, तो इसी बीच इंग्लैंड के उत्तरी क्षेत्र में मशीनों की खोज हो गई थी। ठीक है, जिससे मशीनों का इतना बढ़ावा मिला कि काम जो करना था वो काफ़ी आसान हो गया, और वहाँ के जो किसान थे ना, वो अपने काम में मशीनों का उपयोग करने लगे। ठीक है, तो वहाँ पर जो किसान थे, कुछ समझदार किसान थे, तो मशीनों का उपयोग करने, कई दिनों के काम हुए, कई घंटों में कर लिया करते थे, एक दिन में 10 दिन का काम 1 दिन में हो जाता था। ठीक है, तो इससे काफ़ी बढ़ावा मिला, और इससे क्या हुआ कि किसानों का मुनाफा हुआ काफ़ी रकम, और ज़मींदार तो भाई खेत दे दिया, आपको जैसे करना वैसा करो, तो पहले ही नीति का पालन करते थे। ऐसा नहीं कि मशीन आ गया तो हम अपना रेट बढ़ा देंगे, ऐसी व्यवस्था नहीं थी, पहले जैसा ही व्यवस्था थी। तो इन्होंने क्या किया, जो हमें कुछ समझदार किसान थे ना, वो समझदार किसान क्या किए कि इस चीज़ का लाभ उठाया। क्या किया उन्होंने ना, कि जो मशीनों का उपयोग अपने खेती में किए, जो उनसे संपत्ति, उनसे धन एकत्र हुआ, वो धन को एकत्र कर इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। अब इनके जब बच्चे पढ़े लिखे गए, पहले नहीं पढ़े थे, तो भाई अब जब जो किसान है वो भी मजदूरी करेंगे, उनका बेटा भी मजदूरी करेगा, बंधुआ मजदूर कहलाएगा, उन्हें भी दास बनकर रहना पड़ेगा। लेकिन जब ये पढ़ लिखे गए, तो पढ़ा लिखा आदमी को आप बेइज्जत करेंगे ना, तो वो आवाज़ उठाएगा, क्योंकि वो गलत होगा तो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएगा। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसे हम नीचा नहीं दिखा सकते। तो यहाँ पर ऐसे ही हुआ कि जब ये पढ़ लिख गए किसानों के लड़के, तो इन्हें जब कुलीन वर्ग नीचा दिखाने का प्रयास किया, तो ये उसका विरोध करने लगे, आवाज़ उठाने लगे। ठीक है, तो इसी वर्ग का जब उनके खिलाफ ये आवाज़ उठाए, तो इसी समय उनके बीच में एक नया वर्ग निकल कर आया, जिसे मध्यम वर्ग कहते हैं, बीच का वर्ग, ना तो वो ज़्यादा कुलीन धनी और न तो ज़्यादा गरीब, उसे बीच का वर्ग कहते हैं। आज हमारे भारत में लगभग हम सभी मध्यम वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कुलीन वर्ग कुछ ही 10% लगभग ना 5 या 10% लोग होंगे कुलीन के। ठीक है, धनी मनी, लेकिन बाकी सब लोग लगभग मध्यम वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ हमारे भारत के तो बात ही छोड़िए, यहाँ पर तो लोग मध्यम वर्ग क्या, यदि उनको लाभ है तो निम्न वर्ग में भी जाकर शामिल हो जाएंगे। ठीक है, कभी अपने को कुलीन वर्ग नहीं कहेंगे, यदि होएंगे भी तो। ठीक है, तो ठीक है, मध्यम वर्ग, ठीक है, हम लोग मध्यम वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आइए जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, बाद में राशन मिलने लगेगा, जिसके पास नहीं कुछ भी खाने का नहीं है तो वो जा रहा है भाई, तो उसके लिए राशन बनाया गया है। जिसके बाद खाने के लिए हर व्यवस्था है, वो भी पहुंच जाएगा राशन लेने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा जो है कह सकते हैं, मतलब तो छोड़िए, अभी तो भारत की स्थिति ऐसा है। ठीक है, तब मध्यम वर्ग का उदय हुआ, मशीनीकरण का शुरुआत, यानी मध्यम वर्ग का उदय मतलब का मशीनीकरण का शुरुआत, जैसे औद्योगिक क्रांति के भी नाम से जाना गया। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछता है, आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं, 10th में पूछ देता है एग्जाम में, औद्योगिक क्रांति क्या है। यानी मशीनीकरण की प्रक्रिया, मशीनों से उत्पत्ति करना, मशीनों से काम करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, मशीनीकरण कहलाता है। ठीक है, अब अगला समझते हैं हम उदारवादी राष्ट्रवाद। ये उदारवादी राष्ट्रवाद क्या है, ध्यान समझिएगा।
व्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के समक्ष पर समानता बल देना। व्यक्ति की स्वतंत्र, यहाँ पर व्यक्ति स्वतंत्र है, उनके खिलाफ जो उनके समक्ष में जो कानून बनाया गया है वो भी एक समान है, उनके सुख सुविधा के लिए बनाया गया है। इस पर बल देना उदारवादी कहलाता है। निरंकुश जो राजतंत्र था उसे हटा दिया गया, उसे हटाकर संविधान प्रतिनिधि सरकार को लाया गया। संविधान यानी कि नियम कानून वाले सरकार को लाया गया, कानून के द्वारा व्यवस्थाएं को चलाने वाला सरकार को लाया गया। प्रतिनिधि को चुना गया जनता के द्वारा शासक चुना गया। ये निरंकुश राजतंत्र को हटा दिए गए। ठीक है। निजी संपत्ति की सुरक्षा, मुक्त व्यापार, यहाँ पर मांग की गई कि जो हमारी निजी संपत्ति है हम उनकी सुरक्षा कर सके, ऐसे हमारे मतलब संविधान में मतलब नियम बनाया जाए। मुक्त व्यापार यानी व्यापार पर हमारे लिए कोई टैक्स ना हो। व्यापार पर टैक्स कैसे होता था ध्यान समझिएगा कि पता है क्यों कि एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार जाने पर आपको टैक्स देना पड़ता था। तो इस चीज़ को यहाँ पर ख़त्म करने के प्रयास मांग की गई कि जो मुक्त व्यापार है उसे ख़त्म किया जाए, यानी शासन से संबंधित व्यापार को नहीं लाया जाए, शासन के अंतर्गत में व्यापार को नहीं जोड़ा जाए। इस व्यापार को राजा के शासन से अलग रखा जाए, हट कर रखा जाए। ठीक है। प्रेस की आज़ादी मांगी गई। प्रेस क्या होता है कि जो हमारे प्रेस यानी न्यूज़पेपर, आप सुने ना, न्यूज़ में लिखने का जो काम होता है, तो वहाँ की जो न्यूज़ प्रणाली थी, प्रेस प्रणाली थी, वह क्या थी, राजा के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखती। राजा के खिलाफ नहीं लिख सकती। राजा कुछ भी करे ना, राजा किसी का मर्डर भी कर दे, किसी से कर टैक्स ले ले, किसी को मारे पीटे, तभी प्रेस क्या लिखेगी कि राजा ऐसे है, राजा अच्छे है, राजा ऐसे काम करते हैं, राजा की जय हो। सारे इवन राजा की बड़ाई यानी कहा जाए तो उनके अधीन थी प्रेस, उनके ही बारे में अच्छे अच्छे बात तो लिखेगी, लोगों के अंदर भेजेगी कि नहीं ये ऐसे काम हो रहा है, यहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं है, ऐसी लागू की। इन सब चीज़ में राजा के अधीन प्रेस थी। ठीक है। तो इस चीज़ को हटाने का मांग किया गया, कहा कि नहीं, इसकी पूर्ण आज़ादी होनी चाहिए कि जो सत्य उस सत्य घटना को लिखा जाए, किसी के दबाव में नहीं लिखा जाए, इसकी आज़ादी मांगी गई उदारवादी राष्ट्रवाद में। ठीक है। ये यहाँ तक हमारा हो गया। और अगला हमारा है आर्थिक उदारवादी। अब आर्थिक उदारवादी क्या है, हमारे जीवन से संबंधित। तो यहाँ पर मुक्त व्यापार को पक्षकार किया गया, कहे कि नहीं कि आर्थिक उदारवादी यानी कि कोई यहाँ पर कोई व्यापार है, कोई सामान को बेच खरीद करना चाहता है तो उस पर कोई टैक्स न लगाया जाए, वो अब खुद का अपनी मर्जी है, वो अपना सामान कहीं भी बेच सकता है, कुछ भी कर सकता है, इसकी मांग की गई। व्यापार और राजकीय जो नियंत्रण था ना, वो कहा गया कि व्यापार के ऊपर कोई भी राजकीय नियंत्रण, राज्य का नियंत्रण नहीं रहेगा, इसे हटा दिया जाए। इसकी मांग की कि व्यापार जो है, व्यापार के ऊपर राजा के शासन है, राजा का कोई भी नियम कानून व्यापार के ऊपर नहीं चलेगा। व्यापारी लोग अपना खुद से व्यापार करेंगे, व्यापार कर कर अपना जीवन को आगे बढ़ाएंगे, इस तरह की व्यवस्थाएं लाएगी। तो आज के क्लास में हम इतना समझ लिए और आज के क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मेटरनिक युग, ध्यान समझिएगा। यहाँ तक हमारा नेपोलियन हो गया, नेपोलियन की जो व्यवस्थाएं थी सारी व्यवस्थाएं होगी। ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मेटरनिक युग। मेटरनिक कौन था, कहाँ से आया था, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे अगले वीडियो में कि उसका जन्म कहाँ हुआ था। सब सारी चीज़ को न दिया भी नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत चर्चा कर देंगे ताकि आपको अच्छा लगे, क्योंकि किसी के बारे में हम जानते हैं ना तो उसे पढ़ने में थोड़ा सा आसानी हो जाता है। ठीक है। तो उस चीज़ को हम वहाँ पर देखेंगे अच्छे तरीके से कि कौन था, कहाँ से आया था, क्या था और उसका युग कैसे था, वह कैसे किया, सारी चीज़ को यहाँ से थोड़ा बहुत नेपोलियन की जो कार्य है उसकी थोड़ा बहुत हम चर्चा करेंगे हम बीच बीच में कहीं कहीं। तो वहाँ पर पूरा मेटरनिक युग यानी कि एक हमारा हो गया ये, दूसरा मेटरनिक हो गया, उसके बाद जो बचेगा उसे हम देखेंगे। ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हमारा हो गया और आज की क्लास में इतने ही रहने देते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया, प्लीज़ अच्छे से समझ में आया है एक एक चीज़ को तो एक कमेंट कर दीजिएगा, एक लाइक भी कर दीजिएगा ताकि आपका जो भाई है उसका मनोबल बढ़ जाए। ठीक है। तो आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।